क्लास में बफर के अंदर हम लोगों ने बफर की कंसेप्ट के बारे में, बफर की वर्किंग के बारे में और बफर किस कंडीशंस में बनेगा इस बारे में डिस्कस किया था। एक दो क्वेश्चंस भी करवाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने एसिडिक बफर के केस में जो पीएच निकालने का फॉर्मूला है वो क्या दिया था। पीएच निकालने का जो फॉर्मूला था वो था आपके पास पीएच बराबर, ठीक है, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। और उसी के बदले में जो बेसिक बफर था, ठीक है, ये एसिडिक बफर था और दूसरी तरफ अपने पास बेसिक बफर था। बेसिक बफर के केस में पीओएच बराबर pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में बेस, सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई जो है बेस की कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूले हम लोगों ने किए थे, ठीक। अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक न्यूमेरिकल हमने, अच्छा हाँ, एक चीज और मैंने बार बार समझाया था कि आप लोगों को कि ये कोई फॉर्मूला एज सच ऐसा नहीं है कि जिसको याद करो रटो। इसको आपको समझ में आना चाहिए कि ये के का जो एक्सप्रेशन होता है उसी का माइनस लॉग लिया गया है, ठीक है, के वाले एक्सप्रेशन का। और आपको इसमें भी समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला भी सीधा सीधा एक जो बेस होता है वीक बेस, ठीक है, उसका केबी का जो एक्सप्रेशन होता है उस केबी के एक्सप्रेशन का इसमें जो है माइनस लॉग यूज किया गया है, ठीक है। तो के और केबी के माइनस लॉग को यूज करके ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, ठीक है। अब जरा सा अपने इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल जिसपे मैंने लास्ट में आपको छोड़ा था, तो पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि अपने पास, ठीक है, अपने पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.1 मोलर, ठीक है, मैंने वहां लैंग्वेज में लिखाया था लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और 0.2 मोलर जो है सोल्ट है अमोनियम सल्फेट का, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का सोल्ट है, और 0.1 मोलर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और केबी जो था हम लोगों के पास NH4OH का, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। केबी ऑफ NH4OH कितना दिया हुआ था, 10⁻⁻5 दिया हुआ था, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पीएच पूछी थी जिसका जवाब कुछ बच्चे दिए हैं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक। तो वही बात है, ये बेस किसका है, बेस का बफर है NH4OH और उसके सॉल्ट का बफर है, ठीक है, जिसमें ये 0.1 मोलर है और ये जो है 0.2 मोलर है। तो आपको पता है कि बेस के बफर के केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें पीएच नहीं, पहले पीओएच निकलेगी और उस पीओएच को हम लोग जो है वो पीएच में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर हम लोग करने जाएं तो पीओएच का अगर फॉर्मूला आप लगाते हैं तो पीओएच बराबर क्या है, ठीक है, पीएच बराबर आपके पास पीकेबी है। पीकेबी कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो अगर ये 10⁻⁻5 है तो पीओएच जो है पीकेबी जो है वो पहली बात 5 हो गया, अगर ये केबी 10⁻⁻5 है लॉग में, ठीक है। अब बताओ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.2 है, ठीक है, और NH4OH की कंसंट्रेशन 0.1 है, ठीक है। तो ये log 2 हुआ, log 2 की वैल्यू आप सबको पता है 5.3, ठीक है। तो यहाँ जो POH बन रही है वो 5.3 बन रही है, और अगर POH 5.3 बन रही है तो इसका मतलब pH कितना हुआ, ठीक है, pH हो गया 14 - 5.3, ठीक है, यानी ये हो गया आपके पास 8.7, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, पक्का होंगे, जिन लोगों ने ये आंसर 8.7 निकाला होगा, ठीक है। हालांकि ऑप्शन जो कमेंट सेक्शन था उसमें तो सही रिजल्ट आ रहा था, लेकिन हाँ कुछ बच्चों ने 8.7 भी किया ही है, ठीक है, और पक्का करते ही करते हैं। तो मैं उन लोगों को फिर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोलिसिस के दौरान जिस चीज के लिए सचेत किया था, ठीक है, वहां पे ये फिर आप लोगों ने वो एक गलती कर दी है, ठीक है। कौन सी गलती कर दी है, आप जो ये कंसंट्रेशन 0.2 मोलर यूज की हो इसको सॉल्व करने के दौरान, ये 0.2 मोलर ही एक्चुअली गलत हो गया है, ठीक है। किस कारण से गलत हो गया ये 0.2 मोलर, जरा सोचोगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों को बार बार बोला है बेस बफर किसके चलते होता है, NH4OH के चलते होता है, ठीक है। ये अगर बफर है तो किसके चलते हैं, NH4OH के चलते हो, NH4+ के चलते हैं, ठीक है। सॉल्ट तो हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसलिए यूज करते हैं कि अमोनियम आयन सॉल्यूशन में जनरेट कर पाए रिस्पेक्टेबल रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन मैटर करती है। हमने जो डेरिवेशन करते हैं या हम लोग जो केबी का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो केबी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ऑब्वियसली आता है अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH- की कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या NH4OH की कंसंट्रेशन,
ठीक है। तो यहाँ अमोनियम आयन ना आना चाहिए था, लेकिन अमोनियम आयन आना चाहिए था। तो आप देखो ना, अमोनियम सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.2, ये गलत नहीं है, ये तो सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऊपर जो रिजल्ट आप लोगों ने निकाला है, ये रिजल्ट गलत है। इसको अगर आपने ऐसा किया है तो अपनी कॉपी पे साथ साथ जो है नालायक भी लिख लो, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको लेकर के बता चुका था कि क्या गलती होती है, ठीक है। यहाँ ये POH जो है एक्चुअल फॉर्मूला उसका सोल्ट की बजाय आपको ये लिखना चाहिए 5+, ठीक है, या PKB प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NH4+ आयन अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH आयन, ठीक है। तो NH4+ और NH4OH इसकी कंसेंट्रेशन आनी चाहिए थी, और NH4+ की कंसेंट्रेशन जो है इसके 0.2 होने की वजह से ये 0.4 होगी, ठीक है। तो PKB तो 5 ही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो आएगी log 0.4 अपॉन में 0.1 यानी log 4। log 4 को आप लोग 2 log 3 लिख सकते हो, यानी 0.6 लिख सकते हो। ये वैल्यू 5.6 होगी, और अगर ये वैल्यू 5.6 है तो pH जो होगी वो 14, ठीक है, 14 माइनस 5.6, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8.4। तो एक्चुअल आंसर जो होगा वो 8.4 होगा। मुझे ऑप्शन नहीं याद है कि कौन से वाले को 8.4 किया था, लेकिन आंसर जान लो 8.4 इसकी जो है pH होगी, ठीक है। चलो, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, अब थोड़ा और आगे करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो IIT में आया था, ठीक है, और एडवांस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में था, और बच्चे जो है उसको बहुत ज्यादा लाइटली ले लिए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइटली लिए थे। और आप लोग भी देख लो उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग ऑन है ये ऑन मिक्सिंग विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस a buffer can be obtained, a buffer solution can be obtained on mixing which of following solutions a buffer solution can be obtained, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, इसमें क्या क्या ऑप्शंस थे जरा सुन लीजिए, ठीक है। एक ऑप्शन था इसमें CH3COOH, ठीक है, CH3COH एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग जो है NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऑप्शन में था CH3COH एक्वस, ठीक है, प्लस CH3CONa एक्वस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन में था CH3COH एक्वस, ठीक है, और HCl को हम लोग जो है मिक्स कर रहे हैं। एक ऑप्शन था CH3COONa एक्वस, ठीक है, प्लस HCl को हम लोग जो है मिक्स कर रहे हैं। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे, और हमें फाइंड करना था कि कौन से कंडीशन में जो है बफर मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो बताओ आप लोग, वीडियो पॉज करके जरा सोचो क्या आंसर होना चाहिए था, ठीक है। ईमानदारी से 1 मिनट का जो भी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इसके बारे में सोचो, और बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों के सामने ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है, सुन लो सॉल्यूशन, जैसे ही बच्चों के सामने ये क्वेश्चन रहेगा, बच्चा क्या सोचता है, ठीक है, उसकी जितनी नॉलेज है उसको जैसे ही CH3COH दिखेगा और CH3COONa दिखेगा, इसको देखते ही बच्चा बोलेगा कि हाँ सर सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बात तो सही है, सेकंड ऑप्शन वही ऑप्शन है जिनको 2 को मिला करके हम लोग जनरली अभी तक बफर के सारे क्वेश्चन और बाकी चीजें डिस्कस करी है, ठीक है। तो CH3COH और CH3CONa को मिलाया जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एक बफर सॉल्यूशन तो बन ही जाएगा, बन ही सकता और बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा। अब बात आती है कि क्या यही केवल आंसर था, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चे, चाहे वो IIT का हो, PMT का हो, ठीक है, वो इसी ऑप्शन को देखा, आंसर किया और छोड़ दिया, ठीक है। उसके लिए तो यही बफर है, यहाँ उसको स्ट्रॉन्ग बेस नजर आता है, और उसे पता है स्ट्रॉन्ग वाला तो नहीं होता, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड नजर आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नजर आता है, तो उसे लगता है कि ये तो बफर नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को बार बार सचेत किया था लेक्चर 1 से, ठीक है, कि कभी भी 2 चीजों को मिलाया जाता है कभी भी 2 चीजों को अगर मिलाया जाता है तो ये चीज मैटर करती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके बाद उसमें क्या प्रेजेंट है, फाइनली रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या है
वो उसकी पीएच और बाकी चीजों को जो है डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए था कि एसिटिक एसिड है अपने पास, NaOH है अपने पास, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने की बात चल रही है, तो मिलाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, एक एसिड है एक बेस है तो रिएक्शन होगी। ठीक है, मान लो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई, CH3COH एक्वस प्लस NaOH एक्वस, ठीक है, बदले में मान लो बना दिया CH3COONA प्लस वाटर चलो एक्स्ट्रा है। अब बताओ मिलाने में ये तो नहीं ना बताया गया कि किस रेशियो में मिलाया गया, और क्वेश्चन भी तो ये बोला है कि कैन बी ऑक्टेन, मस्ट बी ऑक्टेन तो बोला नहीं, मतलब मिले ही मिले ये तो बोला नहीं गया। ठीक है, यहाँ थोड़े इंग्लिश की बात है, हालांकि मैं तो क्लास में बोलता हूँ कि भावनाओं को समझो, लेकिन यहाँ तो इंग्लिश को भी समझना पड़ेगा, कैन बी ऑक्टेन। ठीक है, तो अगर इसके मिलीमोल अगर मैं 10 मिलीमोल लेके चलता और NaOH के मिलीमोल मान लो मैं 4 ले लेता, ठीक है, कम ले लेता, उससे इससे 10 के मुकाबले कुछ भी कम ले लेता, तो ये अगर कम है तो ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा ना, और अगर ये पहले ही खत्म हो जाएगा तो इसका 10 से कितना मिलीमोल बचेगा, 6 बचेगा, 4 चला जाएगा, 6 बचेगा, ये जो 0 था ये अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, NaOH छोड़ना है सॉल्यूशन में, अब तो सॉल्यूशन में CH3COH है और CH3COONA है, मतलब अल्टीमेटली है तो ये सेकंड वाली चीज ही ना, हाँ ये रिएक्शन के बाद आई, इसमें डायरेक्टली आ गई। ठीक है, तो इसलिए इस कंडीशन में भी आपको समझ में आना चाहिए था कि बफर बनेगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में भी बफर बनेगा। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में CH3COH HCl है, ये दोनों एसिड हैं, एक वीक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो यहाँ पे सोल्ट वगैरह बनने का और कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कि थर्ड ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता, ये बफर का काम नहीं कर सकता। अब बात आती है फोर्थ ऑप्शन की, क्या फोर्थ वाले में रिएक्शन होगी? लेक्चर 1 को फॉलो करो, उसमें बताया गया है कौन सी रिएक्शन होगी, CH3CONA प्लस HCl के बीच की रिएक्शन होगी। ठीक है, और होगी तो बनेगा क्या, CH3COOH बनेगा। ठीक है, एसिड बार बार बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड अपना H प्लस वीक एसिड के एनाइन को दे देता है सोल्ट में, या ये कह दो स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन सोल्ट से वीक एसिड के एनाइन को रिप्लेस कर देता है। और आपको बार बार बताया स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन और स्ट्रॉन्ग बेस का कैटाइन ये सब फालतू होते हैं। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो CH3COH बनेगा। ठीक है, CH3COH बनेगा अपने पास प्लस NaCl एक्वस बनेगा, लेकिन NaCl तो फालतू है, इसका तो कोई रोल है नहीं पीएच वगैरह में। ठीक है, अब वही बात है, इन दो को मिलाया, लेकिन आप इसको ज्यादा रख लो, इसको मान लो 10 रख लेते हो, इसको आप थोड़ा कम रख लेते हो, 4 रख लिया। ठीक है, तो ये तो 4 से 0 हो जाएगा ना। ठीक है, और ये 10 से कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से 0, ये 10 से 6। ठीक है, ये क्या होगा, ये 0 से 4 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा अपने पास। ठीक है, तो फाइनली इस सॉल्यूशन में फिर से क्या है, कुछ बचा हुआ CH3COONA है, कुछ नया बना हुआ CH3COOH है, वैसे तो NaCl भी है लेकिन वो फालतू है, तो CH3CONA और CH3COH, क्या इसका सॉल्यूशन बफर का काम करेगा या नहीं करेगा, ये तो सेकंड वाला ऑप्शन हो गया ना इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस केस में भी बफर बन सकता है और बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में एक ऑप्शन मैं जोड़ रहा हूं आपके सामने। ठीक है, और जरा सोचो उस बारे में कि क्या होना चाहिए था। बताओ, मैं फोर्थ ऑप्शन के बाद अब फिफ्थ और जोड़ रहा हूं। ठीक है, और आप बताओ कि इसमें बफर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ठीक है, H2CO3 का सॉल्यूशन है। ठीक है, और H2CO3 का सॉल्यूशन है प्लस इसके अंदर क्या है, ये HCl मैंने मिलाया, मान लो फर्स्ट केस में बोल रहा हूँ HCl मिलाया, तो क्या बफर बनेगा। ठीक है, और एक केस में मैं आपको कह रहा हूँ कि H2CO3 का ही सॉल्यूशन है। ठीक है, और आपने इसके अंदर NaOH मिलाया। ठीक है, तो क्या बफर बनेगा। ठीक है, जरा इसके बारे में सोचो और अच्छे से सोचो, ये काफी काम की चीज है। ठीक है, तो आपको देखो H2CO3 प्लस अगर HCl की बात करो तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, सोच लिया होगा कुछ तो। ठीक है, तो ये भी एसिड है अपने पास, ये भी एसिड है अपने पास, दोनों एसिड हैं। ठीक है, तो जब दोनों एसिड हैं तो ऑब्वियस बात है, आप लोग कह सकते हो कि इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, तो इनको अगर मिला भी देंगे तो सॉल्यूशन में यही फॉर्म पड़ी रहेगी, और ये फॉर्म अगर पड़ी रहेगी तो यहाँ तो कोई बफर नहीं बन रहा, दोनों एसिड है। ठीक है, कोई सॉल्ट, कोई वीक एसिड और कोई उसका सॉल्ट नहीं है। ठीक है, हाँ H2CO3 प्लस NaOH। ठीक है, तो H2CO3 प्लस NaOH जब आप मिलाओगे
तो इसमें मैं आपको एक बात के लिए और सचेत करना चाहूंगा, ठीक है। क्या सचेत करना चाहूंगा कि यहाँ जो बफर बनेगा, ठीक है, यहाँ जो बफर बनेगा, बनेगा क्या मतलब बफर तो बन ही सकता है, बफर तो बन ही सकता है, वो बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बात और समझनी होगी, ठीक है, कि यहाँ पे दो दो टाइप का बफर बन सकता है, ठीक है। कौन से दो टाइप का बफर बन सकता है, जरा समझना उस बात को, ठीक है। जनरली तो हम लोगों को जब ये रिएक्शन लिखनी होती है, ठीक है, जनरली की बात कर रहा हूँ, तब तो हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं H2CO3 के अंदर दो एसिडिक हाइड्रोजन है तो 2NaOH और बना देते हैं Na2CO3 प्लस H2O, 2 मोल H2O का बना देते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को डील कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैटर करेगा कि कितने मिलीमोल के साथ मिलाए गए हैं, किस स्टेप पे रिएक्शन खत्म हो रही है। ये जो रिएक्शन आप लिखते हो ये फाइनल रिएक्शन होती है, ठीक है। अल्टीमेटली जब आपने NaOH के अंदर NaOH अच्छा खासा मिला दिया H2CO3 में, तब ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। लेकिन अब आपको अगर सही से सोचना है तो आपको ये देखना होगा कि कितने मिलीमोल H2CO3 में कितने मिलीमोल NaOH के मिलाए गए हैं, रिएक्शन कितने स्टेप तक चली है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीक ये जो भी डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक एसिड्स होते हैं जिनके पास दो या दो से ज्यादा H+ होता है, तो बेस जब रिएक्ट करने पे आता है तो पहले सबका पहला H+ लेता है, ठीक है। जब सबका पहला H+ ले लेगा तब वो दूसरे स्टेप पे जाएगा दूसरा H+ लेने पे, क्यों? क्योंकि पहले स्टेप वाले के H+ की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वाले के H+ की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कोई डाउट नहीं है, तो पहले वो पहला H+ खाएगा, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग पहले जो बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए पहले स्टेप में, ये डायरेक्टली लिखी हुई रिएक्शन है, ऐसे नहीं यूज करना है। H2 स्टेप वाइज रिएक्शन को देखना है, डील करना है, और स्टेप वाइज हमें देखना है कि कौन से स्टेप का प्रोडक्ट फाइनली बच रहा है। H2CO3 में अगर मैं NaOH मिलाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है जरा देखो। H2CO3 और NaOH मिलाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास Na2CO3 सॉरी पहले वो इसका सबका पहला H+ खाएगा, ठीक है, और फर्स्ट H+ अगर खाएगा तो यहाँ पे NaHCO3 बनेगा, ठीक है। एक H चला गया, NaHCO3 बना प्लस वाटर बना, ठीक है। हाँ, अभी भी और NaOH अगर बाकी है, ठीक है, अभी भी NaOH और अगर बाकी है तो उस कंडीशन में देखो, ठीक है, उस कंडीशन में ये जो NaOH होगा अब वो इसके दूसरे हाइड्रोजन को खाएगा, एक तो जा ही चुका, अब ये दूसरे को लेगा, ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन को लेगा तो रिएक्शन क्या होगी, NaHCO3 प्लस NaOH, ठीक है, और अब बनेगा Na2CO3 ये वाला, ठीक है, प्लस वाटर, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो नेट रिएक्शन ये होगी, ठीक है। अब बात आएगी कि क्या होना चाहिए था, ठीक है, क्या बनना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ठीक है। जरा सा आप जल्दी से सोचो कि किस किस कंडीशन में बफर बनेगा और कौन कौन से टाइप का बफर इसमें बन सकता है, जरा सोचो। हाँ भाई, तो इसमें ऐसा है यार कि अगर मैं इसके 10 मिलीमोल लेता, ठीक है, और इसके 6 मिलीमोल लेता, ठीक है, और एक बार मैं इसके 10 मिलीमोल लेता और 16 मिलीमोल लेता इसके, ठीक है, तो दोनों कंडीशन से फर्क क्या पड़ता जरा समझ लो, ठीक। 10 और 6 लेता और 10 और 16 लेता तो क्या फर्क पड़ता, पहले देखो 10 और 6 ले लिया मान लो, ठीक है, तो 10 मिलीमोल और 6 मिलीमोल इसके लूंगा ना, तो रिएक्शन अगले स्टेप पे जाएगी ही नहीं, ठीक है, रिएक्शन पहले स्टेप पे ही खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये 10 से मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे ये कम है LR है, ये 6 से 0 हो जाएगा, और ये 6 से 0 होगा तो इस 10 में से 6 जाएंगे तो ये 4 बचेगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 1 से 1 बन रहा है तो ये 0 से 6 हो जाएगा। तो अब आप लोगों के पास सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, ठीक है, ये केस 1 लिख रहा हूं, केस 1 लिख रहा हूं, यहाँ आपके पास क्या प्रेजेंट है, H2CO3 भी प्रेजेंट है क्योंकि वहां पे कुछ बच गया था, तो H2CO3 भी प्रेजेंट है और NaHCO3 भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो H2CO3 भी प्रेजेंट है और NaHCO3 भी प्रेजेंट है, तो ये बफर बना आपके पास, ठीक है, H2CO3 और NaHCO3 का बफर बनेगा। हाँ, अब जरा इस बात को भी सोच लो कि अगर इसको 10-6 लेने की बजाय, ठीक है, 10 और 6 लेने की बजाय इसको मान लो मैंने ये ले लिया होता, उसको वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूं,
इस वैल्यू को अब मैं कर दे रहा हूँ 16, ठीक है, 10 और 6 की जाए 10 और 16 कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में इस बार ये LR है, ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है। तो ये 10 से कितना हो जाएगा 0, ये 16 से कितना हो जाएगा, 10 के साथ 10 चला जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है। ये 0 से तो 1 के साथ 1 बन रहा है तो 10 के साथ 10 बनेगा, LR के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो ये 10 मिलीमोल बन गया। अब होगा क्या, अब इस नई रिएक्शन पे आओ, अगले स्टेप की रिएक्शन पे। ये 10 है, ये 6 है, ये 0 है, ठीक है। हाँ, अब ये NaOH खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 10 से 4 हो जाएगा, ये 0 से 6 हो जाएगा। अब आपके पास फाइनली सॉल्यूशन में क्या है, ठीक है। तो ये अब आपके पास एक सेकंड केस हो गया, ठीक है, केस 2 करके लिखूंगा इसमें। इस सेकंड केस में आपके पास क्या क्या है सॉल्यूशन में, NaCO3 है और Na2CO3 है, ठीक है। तो यहां भी बफर बनेगा, यहां भी बफर बनेगा, लेकिन आपको एनालाइज करना होगा यहाँ पर कि कौन से स्टेप में चलकर बफर बना है, ठीक है, किस स्टेप में जाके जो है बफर बना है अपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दोगे, ठीक है। और हाँ, ये H2CO3 है तो इसके बारे में आपको ये भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि जो भी बफर बना है उस बफर के अकॉर्डिंग वहां पे कौन सा Ka यूज होगा, ठीक है। हम पीएच का फॉर्मूला जानते हैं, एसिड के बफर के पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, एसिड के बफर के पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच बराबर पीके प्लस लॉग ऑफ, ठीक है, सॉल्ट बाई एसिड, ठीक है, सॉल्ट बाई एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो H2CO3 है ना, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में 2 टाइप के पीके दिए रहेंगे, एक pK1 दिया रहेगा, एक pK2 दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पीके यूज होगा, ठीक है। तो मैं सीधा सा हिंट दे रहा हूं आपको, H2CO3 और HCO3 माइनस के बाद CO3 2 माइनस। तो अगर बफर इन दोनों के बीच का है, फर्स्ट स्टेप का बफर है H2CO3 और HCO3 माइनस के बीच का, तो ऑब्वियस सी बात है पीएच निकालने में जो फॉर्मूला यूज होगा वहां पे Ka1 यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में ना, यहाँ HCO3 माइनस आएगा, यहाँ H2CO3 आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो K होगा वो pK1 होगा, ठीक है, pK जो होगा वो pK1 होगा। जरा इस बात को समझो, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल में इसी बात पे फंसाया जाएगा आप लोगों को कि कौन से वाला Ka जो है वो यूज किया जाए, ठीक है, कौन सा K यूज किया जाए, इस बात पे आपको फंसाया जाएगा, ठीक है, इस टाइप के केस में, डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक एसिड्स के केस में। तो आप देख लो ना कि कौन से स्टेप वाला इक्विलिब्रियम बना हुआ है, कौन से स्टेप वाला बफर है, H2CO3 और HCO3 माइनस, यानी पहले H प्लस के डिफरेंस के साथ बफर है तो Ka1 यूज होगा, दूसरे H प्लस के साथ डिफरेंस लेते हुए बफर बन रहा है, यानी HCO3 माइनस एज एसिड है और कार्बोनेट एज सॉल्ट है, ठीक है, मतलब उसका कंजुगेट बेस है। तो HCO3 माइनस और कार्बोनेट आयन का जो बफर बनेगा उसमें जो K यूज होगा या pK यूज होगा वो pK2 यूज होगा, ठीक है। तो इस बात को जरूर समझें कि यहाँ pH निकालने के दौरान यहाँ pH निकाल, पहली बात तो आप ये देखोगे, ये मैच करोगे कि बफर बन किस स्टेप पे रहा है, फर्स्ट स्टेप पे बन रहा है, सेकंड स्टेप पे बन रहा है, ठीक है, किस स्टेप पे बफर बन रहा है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि मिलीमोल कितने मिलाए गए, ठीक है। पहले स्टेप पे बफर बना मतलब H2CO3 और NaCO3 का बफर बना तो यहाँ Ka1 यूज होगा, ठीक है। और अगर NaCO3 और Na2CO3 सेकंड स्टेप में चले गए तो वहां Ka2 यूज होगा, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे चलते छोटी सी चीज और पूछ लेता हूं ना, मैं H2CO3 के मिलीमोल को ज्यादा रख रहा हूँ ना, मैं NaOH के मिलीमोल को ज्यादा रख रहा हूँ, बराबर बराबर रख रहा हूँ, 10 और 10 रख दे रहा हूँ, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 0 से 10, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में पहली बात क्या बफर बनाइए, ठीक है। पहले अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये बफर है तो ऑब्वियस सी बात है बफर नहीं है, क्योंकि इस केस में तो केवल NaCO3 प्रेजेंट है और NaCO3 का अकेले प्रेजेंट होना इसको बफर नहीं बनाता। अच्छा, इस केस में मुझे मान लो पीएच निकालनी होती तो क्या करते, ठीक है। तो इस केस में जब मुझे पीएच निकालनी होती तो मैं एम्फीप्रोटिक का लेक्चर नंबर 10 में शायद, ठीक है, हाँ, लेक्चर नंबर 10 में मैंने एम्फीप्रोटिक कंडीशंस में पीएच निकालना सिखाया था और इस कंडीशन में वही फॉर्मूला यूज होगा, पीएच बराबर pK1, क्वेश्चन में दोनों चीजें दी हुई होगी, pK1 और pK2, ठीक है। तो pK1 प्लस pK2 बाई 2 ये इसके पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, pH बराबर pK1 प्लस pK बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, उस केस में बफर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे,
ठीक है, कि किसको मिलाने से क्या बन रहा है। पहले लेक्चर में बताया था। अब यहाँ मैं और थोड़ा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है 2 या 2 से ज्यादा वाले H प्लस वाले केस को भी डील करेंगे और क्वेश्चन भी आएगा, करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये बफर बन रहा है तो हमें इस फॉर्मूले में pk1 यूज करना है। ये वाला बफर बन रहा है तो हमें pk2 यूज करना है। फर्स्ट स्टेप वाला बना pk1, सेकंड स्टेप वाला बना pk2। ठीक है, और इसी तरीके से हो सकता बफर बनता ही ना, दोनों की स्टार्टिंग अमाउंट मिलीमोल बराबर रहते तो NaHCO3 बनता। NaHCO3 का जो pH निकालने का फॉर्मूला होता है वो हमने अलग क्लास में, एक क्लास में कर चुके हैं। pH बराबर pk1 प्लस pk2/2। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 का लास्ट पार्ट जो था एम्फीप्रोटिक एसिड्स या एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का जो pH निकालने का फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ओवरऑल सीन कि कब हम मिलाने के ऊपर एक बफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कब दो चीजों को मिक्स करने पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बफर बनेगा। ठीक है, नॉर्मली जो पहले 4 केस थे बहुत सिंपल थे, बफर बन भी जाएगा, लोग pH VH निकाल भी लेंगे। ठीक है, IIT वाले और खासतौर PMT वाले भी जो अच्छे बच्चे हैं वो भी इस बात को कि H2CO3 और NaH को मिलाया जाता तो उसके बफर में क्या खासियत देखने को मिल सकती थी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं अब इसमें 6 नंबर के बाद 7 नंबर और पूछ लूं तो देखो यार, एनालाइज करो चीजों को कि मिलाया क्या गया है, मिलाने से बन क्या रहा है, तो क्वेश्चन होगा क्यों नहीं। क्वेश्चन क्या है, इसलिए थोड़ा होता है कि वो होता है करने के लिए ही बना है वो। ठीक है, हाँ भाई, अगर मैं 7 नंबर में आपसे एक चीज और ऐड कर दूं कि मान लो Na2CO3 में मैं HCl मिलाता हूं तो क्या बफर बनेगा या बफर बनने का चांस रहेगा, और बफर बनेगा भी तो कौन कौन से वाला बफर बनेगा। ठीक है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। Na2CO3 और HCl मिलाएंगे तो क्या बफर बनने का चांस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको सोचो यार, सॉल्यूशन में आराम से मिला रहे हैं, कोई गैस लिबरेट नहीं होने दे रहे हैं। ये बात मैं ऐड कर लूं पहले, क्यों उसका कारण बताऊंगा। Na2CO3 और HCl है। ठीक है, इन दो को मान लो मैंने मिलाया, इन दोनों को मिलाया तो क्या बफर बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये सॉल्ट किसका है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। ठीक है, तो ये सॉल्ट है वीक एसिड का। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सॉल्ट हो लेकिन वीक एसिड का हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा। अगर सॉल्ट है वीक बेस का तो वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन यहां भी आपको समझना होगा, स्टेप वाइज H प्लस मिलेगा। पहले जितने कार्बोनेट आए ना उन सबको पहले एक H देते हुए उसको बाइकार्बोनेट में बदला जाएगा, फिर उन बाइकार्बोनेट को फर्दर H प्लस देते हुए जो है H2CO3 में बदला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा दोनों H प्लस, मान लो 2 कार्बोनेट आयन है। ठीक है, 2 कार्बोनेट आयन है। ठीक है, ऐसी एक नॉर्मल चीज डिस्कस कर रहा हूँ, 2 ही आयन है मेरे पास और 2 H प्लस है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक कार्बोनेट दोनों H प्लस लेके चला जाएगा और एक कार्बोनेट एज यूजुअल कार्बोनेट की फॉर्म में रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले जितने कार्बोनेट हैं वो सब पर एक H प्लस लेंगे, ये भी एक H लेगा, एक ये भी लेगा, ये HCO3 माइनस में बदलेगा, ये भी HCO3 माइनस में बदलेगा। अगर आगे H प्लस लेने को नहीं है तो ये दोनों इसी में पड़े रहेंगे। हाँ, और अगर H प्लस है तब ये फिर H2CO3 में जाएंगे। तो अगर H प्लस हटता स्टेप वाइज है तो H प्लस जुड़ता भी स्टेप वाइज है। ठीक है, पहले कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनाओगे, बाइकार्बोनेट से आप जो है आगे H2CO3 बनाओगे। ठीक है, तो इस स्टेप में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिएक्शन किस स्टेप पे खत्म हो गई। ठीक है, Na2CO3 में HCl मिलाने पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो होगी। बनेगा क्या, पहले स्टेप में आप बनाओगे NaHCO3 और NaCl। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में ये होगा कि ये जो NaHCO3 बन गया और HCl एक्स्ट्रा है। ठीक है, तब उस कंडीशन में आप इसको जो है पूरी तरह से H2CO3 में बदलोगे और स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन वीक एसिड के एनाइन को रिप्लेस करते हुए NaCl बना लेगा। ठीक है, लेकिन ये सब स्टेप वाइज होगा, इसलिए आपको मिलीमोल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब सेम स्टोरी मिलीमोल की बात कर लेता हूं। मैं ये क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं इनडायरेक्टली आपके साथ, मिलीमोल की बात कर ले रहा हूं। ठीक है, मान लो, ठीक है, क्या मान लो इसका जो मिलीमोल है मेरे पास वो 10 मिलीमोल और इसका 6 है। ठीक है, तो 10 और 6 है, तब तो आप समझ रहे हो कि इसका जो रिएक्शन है वो तो पहले स्टेप पे ही खत्म हो गया, मतलब यहीं खत्म हो गया। ठीक है, और यहीं खत्म हो गया तो ये 10 से कितना हो जाएगा, ये 10 से 4 हो जाएगा, ये 6 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों,
यही तो LR है, यही तो पूरा पूरा खत्म हो रहा है 6 से 0, और अपने साथ इसका भी 6 लेके जाएगा तो 4 मिलीमोल छोड़ेगा, ये 0 से जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके पास एक बफर बनेगा किसका, इसमें Na2CO3 होगा, ठीक है, और NaHCO3 होगा। मतलब इस रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप पे ही आपको जो है बफर मिल जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप पे ही आपको बफर मिल जाएगा Na2CO3 और NaHCO3 के बीच में, क्योंकि HCl तो LR हो गया, वो तो पहले ही खत्म हो गया। LR मेरा मतलब लिमिटिंग रिएजेंट से है। ठीक है, अब यही चीज अगर हमने थोड़ा और रेशियो में लिया होता, ठीक है, क्या रेशियो में लिया होता, इसको मान लो मैंने 10 इसको मान लो मैंने 10 और इसको 16 लिया होता। ठीक है, इसको 10 मिलीमोल लिया होता और दूसरे पार्ट को 16 मिलीमोल लिया होता, तब क्या होता। तो आप समझ सकते हो, इस बार ये पहले खत्म होता, ये 10 से 0 हो जाता, ये 16 से 10 के साथ 10 चला जाता, 6 बच जाता। ठीक है, अच्छा 6 बच जाता तो इसका क्या होता, ये 0 से 10 हो जाता। ठीक है, इसके 10 से इसके 10 मिलीमोल बनते, ये 6 हो जाता। ठीक है, अब क्या है, इसके 10 मिलीमोल हैं, HCl के 6 हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप तो होगा ना, HCl बचा है तो नेक्स्ट स्टेप में यूज होगा, और इसका चलते क्या होगा, ये 4 मिलीमोल होगा, ये 0 हो जाएगा, ये पहले खत्म होगा, ये 6 से 0, ये 10 से 4, ये 0 से 6। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके पास फाइनली सॉल्यूशन में क्या है, इस कंडीशन में आपके पास NaHCO3 है, ठीक है, और H2CO3 है, मतलब ये वाला बफर बनेगा H2CO3 और NaHCO3 वाला, और रिएक्शन पहले स्टेप में खत्म हो गई होती तो Na2CO3 और NaHCO3 वाला बफर बनेगा। ठीक है, तो ये बात जरा दिमाग में रखेंगे, दोनों बराबर हो गए होते, 10-10 ले लिए होते तो NaHCO3 बनता, वो बफर नहीं होता, उसका pH बराबर pK1 प्लस pK2/2 होता, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, और इवन उससे रिलेटेड तो मैंने अमीनो एसिड्स की जो pH निकालनी, ये PI निकालने का जो पॉइंट होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना, वो भी एक लेक्चर में अलग से डिस्कस किया है। ठीक है, चलो अब 1-2 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं अपने लोग, 1-2 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, एक क्वेश्चन लिखो, ए बफर सॉल्यूशन, ठीक है, यहां मैं ऑलरेडी लिखवा रहा हूं, ए बफर सॉल्यूशन, ए इसमें एक वर्ड और जोड़ लेना यार, ए 100 ml, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं तब दिख रहा होगा अच्छे से, ए 100 ml बफर सॉल्यूशन, ठीक है, ए 100 ml बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोलर ईच ऑफ, ठीक है, A 100 ml बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोलर ईच ऑफ, किसका ईच ऑफ, HA एंड NaA। ठीक है, मतलब एसिड भी होना चाहिए, सॉल्ट भी होना चाहिए, तो एसिड HA है और सॉल्ट Na है। ठीक है, तो ये 100 ml बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोलर ईच ऑफ HA एंड Na। ठीक है, इनका दोनों का जो है 0.1 मोलर इसने यूज किया, सॉरी 0.1 मोलर है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को सही से सुनना और करना इसे, फाइंड द मिलीमोल्स। ठीक है, प्लीज वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर करना, ठीक है, सोचना जरूर इसमें। फाइंड द मिलीमोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू बी एडिड, रिक्वायर्ड टू बी एडिड इन गिवन सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन, यहां मिलीमोल निकालने हैं HCl के डायरेक्ट। ठीक है, required to be added in given solution such to change its pH, to change the pH of solution by 1 unit। और ये क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें कुछ मिसिंग नहीं है। ठीक है, जो भी मुझे रिक्वायर्ड था वो सारी चीज है, अपने आप से ज्यादा दिमाग मत लगाना कि K वगैरह तो दिया ही नहीं। ठीक है, A 100 ml buffer solution contain 0.1 molar each of HA and NaA। ठीक है, find the millimoles of HCl required to be added in given solution to change the pH of solution by 1 unit। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करते हुए जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, करिए।
तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज, पीएच स्टार्टिंग में कितनी है, पीएच हमें बाद में कितनी कर देनी है। ठीक है, ये कैसे समझ में आएगा, यहाँ तो सिंपली लिखा हुआ है 1 यूनिट। ठीक है, और ये भी नहीं बता रखा कि 1 यूनिट से पीएच को घटाना है, कम करना है, या पीएच को 1 यूनिट से बढ़ा देना है। ठीक है तो पहले तो ये बताओ इस सॉल्यूशन की इनिशियल पीएच कितनी है, इनिशियल पीएच। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पीएच बराबर क्या होता है अपने पास पीएच बराबर होता है पीके प्लस लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ क्या है ए माइनस अपॉन एच, ये ना होता है सॉल्ट बाई एसिड ना होता है। तो स्टार्टिंग में तो दोनों वैल्यूज बराबर है ना, एसिड की और सॉल्ट का, दोनों का कंसंट्रेशन आपको क्या दिया हुआ, बराबर दिया हुआ है, और बराबर दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक हो गया कि इसका जो इनिशियल पीएच है वो पीके के बराबर है, भले ही मुझे पीके दिया ना हो। ठीक है, तो इनिशियल पीएच जो है वो पीके ए के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन ये बोला गया कि पीएच को 1 यूनिट से चेंज करना है। ठीक है, तो एक बार के लिए बच्चे को सोचना चाहिए कि मुझे इसकी पीएच जो है पहले के मुकाबले 1 यूनिट बढ़ा देनी है या कम कर देनी है, क्वेश्चन कर रहे हैं तो नई पीएच कितनी होनी चाहिए इस पीके के रिलेटिव। ठीक है, तो ये कितने बच्चे सही से सोचे हैं जरा ध्यान दो। ठीक है, हम यहाँ पे मिलाए क्या है, HCl मिलाए हैं, एसिड मिलाए हैं। यार हम किसी भी टाइप का सॉल्यूशन रहा होगा वो इनिशियली, लेकिन आप एसिड मिलाओगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसकी पीएच पहले के मुकाबले 1 यूनिट, मतलब पहले के मुकाबले उसकी पीएच नीचे ही आएगी। ऑब्वियस है यार, एसिड मिला रहे हो, एसिड मिलाने से जितना आपको सॉल्यूशन एसिडिक ज्यादा करते हो पीएच उतनी घटती है, कम होती है। ठीक है, हाँ यही मैंने NaOH मिलाया होता तो सारी कहानी उल्टी हो जाती, फिर वहां पे पीएच 1 यूनिट से बढ़ रही होती। ठीक है, इसी में मैंने NaOH के मिलीमोल पूछे होते, ठीक है, और यही बोला होता कि चेंज बाई 1 यूनिट। यहाँ चेंज बाई 1 यूनिट मैंने इसीलिए डाला है कि बच्चे इस बात को इस पॉइंट पे गलती करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज है, चेंज में आपको समझ में आना चाहिए था कि चेंज का मतलब ये नहीं है कि जो पहले पीएच थी उसमें 1 यूनिट बढ़ा दूंगा। ठीक है, HCl मिलाया तो 1 यूनिट कम करूंगा। हाँ यही चीज अगर मैंने NaOH की मिलाई होती तो 1 यूनिट बढ़ाता। ठीक है, तो एक टाइप से आप लोग जो है पीएच और फाइनल सॉल्यूशन जो है, फाइनल सॉल्यूशन वो आप समझ चुके हो कितनी होनी चाहिए, pK-1 होनी चाहिए, क्योंकि HCl मिलाया गया है तो चेंज के साथ साथ आपको ये भी दिखना चाहिए कि उसकी जो पीएच है वो 1 यूनिट से कम होने जा रही है। ठीक है, तो फाइनल पीएच जो होगी वो pK-1 होगी। ठीक है, तो आगे ध्यान दो जरा सा इसमें। अभी ये खत्म नहीं हो गया है, अभी मुझे रिएक्शन लिखने की जरूरत है तो मैं लिख रहा हूं। आप HCl मिलाओगे तो वो एसिड से तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो जो वहां सॉल्ट बैठा हुआ है, जो वीक एसिड का सॉल्ट बैठा हुआ है उससे तो रिएक्ट करेगा ना, Na प्लस HCl। ठीक है, आप मिलाओगे तो रिएक्शन क्या होगी, Ha बनेगा प्लस NaCl बनेगा, NaCl फालतू है। ठीक है, मिलीमोल की बात करते हैं, तो मिलीमोल्स की बात करते हैं तो Na के मिलीमोल्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, 100 ml और 0.1 मोलर इसको बताया गया, तो इसके 10 मिलीमोल है। ठीक है, HCl के मिलीमोल को आप x मान लो। ठीक है, और ये 100 इंटू 0.1 है। ठीक है, तो ये भी, इसके भी 10 मिलीमोल है, ये नहीं है कि ये 0 कर दिया आपने। ठीक है, ये भी 10 मिलीमोल है, ये भी 10 मिलीमोल है। ठीक है, दोनों के 10-10 मिलीमोल है। ठीक है, अब होगा क्या, ये 10 के मुकाबले ये x से 0 होगा। ठीक है, ये जो है 10 में से कुछ जाएगा, तो 10 में से मान लो x चला गया, तो सॉरी मान क्या लो x है, x जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास 10 माइनस एक्स, ये आपके पास हो जाएगा 10 प्लस एक्स। ठीक है, आज की क्लास में ये थोड़ा लिफ्ट जो है मेरे यहाँ कमरे के बगल में ही है, वो बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बार बार आवाज कोई ना कोई आ जा रहा है। ठीक है, जनरली मैं वीडियो रात को बनाता हूँ तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं होती, आज हो रही है, बार बार कोई आ जा रहा है, झेलना पड़ेगा। हाँ भाई, इसका 10, ये x, ये 10, ये x से 0 किया, इसमें 10 में से 10 माइनस एक्स बचेगा, ये बढ़ करके 10 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और आपको फाइनल पीएच पता है pK-1। ठीक है, जरा एक बात बताओ, पीएच जो होती है, ठीक है चलो फाइनल की बात कर ले रहा हूं, तो ये पीएच किसके बराबर थी, pK-1 के बराबर थी, और ये वैल्यू या पीएच, अब इसको एक बार छोड़ो, ये पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, pK, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। तो सॉल्ट कितना है यहाँ पे, सॉल्ट यहाँ पे 10 माइनस एक्स है। ठीक है, और एसिड कितना है अभी यहाँ पे 10 प्लस
एक्स है। इतनी सी बात तो आपको दिख ही रही है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर बराबर नहीं है, ए माइनस और एच ए, ठीक है। ए माइनस का मतलब सोल्ट ही था, तो अब ये 10 माइनस एक्स है और ये वैल्यू 10 प्लस एक्स है, ठीक है। तो आप लोग सीधा सीधा देख रहे हो कि ये पीके तो पीके से कैंसिल हो गया, ठीक है। या आप ये समझ जाओ कि लॉग, ये जो लॉग है वो -1 के बराबर है, ठीक है। ये वैल्यू -1 के बराबर, और -1 क्यों होगा, जब ये अंदर वाली वैल्यू 0.1 यानी 1/10 होगी, ठीक है। इतना तो देख ही लोगे, पीके -1, यहाँ पीके प्लस ये वैल्यू, तो पीके से पीके को कैंसिल करो या रिलेट ही कर लो कि ये हिस्सा जो है वो -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो तब होगा जब लॉग के अंदर की वैल्यू 0.1 हो। लॉग 0.1 -1 होता है, तो इसका मतलब ये अंदर वाली वैल्यू 0.1 हो या कह दो 1/10 हो, ठीक है। तो आप यहाँ ये वाली चीज जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 10 प्लस एक्स अपॉन में 10 माइनस एक्स बराबर 1/10 बना अपने पास। कैसे बना जरा सोच लो, ये वैल्यू लॉग के अंदर की, लॉग की ये वैल्यू -1 आनी चाहिए, इसका मतलब लॉग के अंदर की वैल्यू 1/10 होनी चाहिए, ठीक है। और अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, 100 प्लस 10x, 100 प्लस 10x बराबर 10 माइनस एक्स, ठीक है। ये इधर लेके आओगे, ये 11x, और ये आपके पास 90। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ गड़बड़ हुई है ना, गड़बड़ हुई है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 10 माइनस एक्स अपॉन में 10 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो 1/10 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये 1/10 होनी चाहिए तो 100 माइनस 10x बराबर 10 प्लस एक्स, आज ये दरवाजा ही बंद करवाता रह जाएगा। 100 माइनस 10x बराबर 10 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको आप इधर ले आओगे तो आपके पास 11x बराबर 90 हो रहा है, 90, ठीक है। 11x बराबर 90 हो रहा है, या आप कह दो x बराबर 90/11, यानी HCl के कितने मिलीमोल की जरूरत है आपको? 90/11 मिलीमोल की जरूरत है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो बातें समझने वाली थी कि पहले तो स्टार्टिंग पीएच जो होगी वो पीके के बराबर होगी, फाइनल पीएच जो होगी वो पीके -1 के बराबर होगी, क्योंकि HCl मिलाया गया है तो पीएच नीचे आएगी, ठीक है। अच्छा, दोबारा फाइनल पीएच के ऊपर जो ये वैल्यूज है वो हमने लिख ली, ये 10 माइनस एक्स है, ये 10 प्लस एक्स है। HCl के मिलीमोल को हम लोग x ले लिए थे, ठीक है। और उस बेसिस पे हमने जब x सोल्व किया तो x की वैल्यू आ रही है 90/11, ठीक है। इसके बाद भी आप एक न्यूमेरिकल और करेंगे, एक न्यूमेरिकल और कर लीजिए आप। अच्छा, क्या आपने बफर खत्म हो गया है क्या? एक न्यूमेरिकल और कर लीजिएगा तो मतलब यही फील हो रहा होगा कि बफर खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बफर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ना बफर से रिलेटेड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, और IIT वालों के लिए और एडवांस के लिए तो बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। क्या चीज? इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर रेंज क्या होती है, पीएच रेंज क्या होती है इंडिकेटर की, एंड पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। किस इंडिकेटर को सिलेक्ट किया जाना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का, ठीक है। तो इंडिकेटर की जो कंप्लीट कंसेप्ट है वो इस बफर के ऊपर बेस्ड है। ये सुन के आपको हैरानी हो पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये बफर जब सीख लेते हो तो इंडिकेटर को सीखा जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। लेकिन वो एक बहुत मतलब पढ़ाने में काफी मेहनत लगाने वाला काम है। मेरे को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको समझाने के लिए आप लोगों को। जनरली बच्चों को इतनी आसानी से वो समझ में आता नहीं है इंडिकेटर वाली कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि मैं इंडिकेटर की कंसेप्ट, इंडिकेटर के बारे में पूरा डिटेल में आपको एक वीडियो लेके या 2 वीडियो लाके उसको समझाऊं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, ठीक है तो बफर पे बेस्ड, लेकिन उसके लिए फिर आपको काफी चीजें डिटेल में बतानी पड़ेगी, ठीक है। और वो बफर से ही पूरी तरह रिलेटेड है तो उसको बफर का हिस्सा मान के चला जाना चाहिए, ठीक है। वो एक पार्ट ही है कोर्स का। इवन नीट में भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन IIT में थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है उसमें, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटर के बारे में जो पूरी नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे आप बताएं, क्योंकि मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि वीडियो वगैरह को लोग उतना देख नहीं रहे हैं या उतना व्यूज नहीं है। इसका मतलब लोगों को, मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने आप से पूरी की पूरी चीजें बताई है, ठीक है। अगर एक पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर वो मेरे लेक्चर को सही से फॉलो किया होगा, ठीक है, तो उसे पता चलेगा कि कहीं भी मैंने गैप नहीं आने दिया। गैप का मतलब कंसेप्ट का गैप, कि सर ने ये पॉइंट तो बताया ही नहीं,
ठीक है, या आगे से आगे चीजें रिलेटेड ना हो। सारी चीजों को मैंने पहले लेक्चर से लेकर के आगे आने तक में कोई चीज मिस नहीं होने दी है, इसीलिए तो लेक्चर नंबर 3-4 बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा लगा होगा, ठीक है, लेकिन मैंने सारे पॉइंट उठाए हैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि लास्ट वाले जो भी वीडियो है उस पर उतना ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो अगर आप लोगों को खासतौर पे IIT वालों को अगर है तो उस पर अगर ठीक ठाक बच्चों का रिस्पॉन्स आता है कि इंडिकेटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं करवा दूंगा। हाँ, समझ में जरूर आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे मतलब करवा देंगे उसे, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा मेहनत बहुत लगेगी। हाँ, इसके बाद जो मैं अभी टॉपिक उठाऊंगा वो है सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेके आऊंगा। अच्छा, ये बीच में इसलिए बोला कि आप लोग क्या पता अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन तो अभी अपना और बाकी है, ठीक है, तो इंडिकेटर वाले पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना, ठीक है, तो मेरे को जरूर बोलें। अगर आप लोगों का सही रिस्पॉन्स रहा कि आप लोग वीडियो सही से देखते हैं तो मैं वो मेहनत करूंगा, वरना मैं सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह डिस्कस करके वहां पे चैप्टर खत्म कर दूंगा, वरना फिर सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाद मैं आप लोगों को ये इंडिकेटर और पढ़ा दूंगा, ठीक है। अपने बात करते हैं जरा सी, एक और क्वेश्चन देने की बात चल रही थी अपने, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लो भाई। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ए 100 ml 0.1 मोलर, ठीक है, ए 100 ml 0.1 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन, Na2CO3 सॉल्यूशन is mixed with a 100 ml 0.1 molar Na2CO3 solution is mixed with 80 ml 0.2 molar HCl solution, ठीक है, a 100 ml 0.1 molar Na2CO3 solution is mixed with 80 ml 0.2 molar HCl solution, ठीक है, find pH of resulting solution, ठीक है, फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ईमानदारी से इस क्वेश्चन को करना, आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की pH निकालनी है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, pK1 of H2CO3 दिया हुआ है, मान लो ये 6.34 कुछ है, ठीक है, pKa2, ठीक है, हो सकता है ये डाटा थोड़ा सा मेरे से इधर उधर हो गया हो, 6 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। pK1 H2CO3 का 6.34 मान लिया मैंने, ये वैल्यू 10.33 है। pK2 आपके पास 10.33 है, log 2 log 3 की वैल्यू आपको याद ही है, ठीक है, log 2 की वैल्यू 0.3, ठीक है, और log 3 की वैल्यू 0.48, ठीक है। तो ये इतनी लेते हुए आप इन वैल्यूज को इतना लेते हुए आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है, वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को ईमानदारी से सॉल्व करें। हाँ भाई, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो अब मैं बताना चाहूंगा कि अपने जब Na2CO3 में HCl मिलाए हैं तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो ऑब्वियस बात है होगी। वीक एसिड का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे तो रिएक्शन तो होगी, ठीक है। ये डाइप्रोटिक एसिड का एनायन है, ठीक है, तो H2CO3, ठीक है, जो पहले H छोड़ा होता तो HCO3 माइनस में बनता और फिर छोड़ा होता तो कार्बोनेट में बनता। तो अगर ये स्टेप वाइज H प्लस छोड़ता है तो स्टेप वाइज ही H प्लस लेता है, तो HCl के साथ जो इसकी रिएक्शन होगी वो चलेगी भी स्टेप वाइज। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किस स्टेप पे रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा या रिएक्शन खत्म हो जाएगी कि फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमें पता चल जाए, ठीक है। तो आप पहले स्टेप वाइज रिएक्शन को लिखेंगे। Na2CO3 का पहले एक HCl के साथ रिएक्शन कराते हुए पहले आप लोगों को NaCO3 बनाना चाहिए था, NaCl बनाना चाहिए था, अभी 2-5 मिनट पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है। Na2CO3 प्लस HCl आपको NaCO3 देगा और NaCl देगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं मिलीमोल्स की, तो मिलीमोल्स में ये कितने मिलीमोल हैं, ठीक है, ये मिलीमोल है 100 इंटू 0.1 10। पहले तो इसी स्टेप पे चेक कर लो ना, अगला स्टेप तो बाद में लिखना। ये 10, ये 100 इंटू 0.2 है, पहले आप कर लिए हो मैं उम्मीद कर रहा हूं। ये 10, ये 80 इंटू 0.2, 80 इंटू 0.2 करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू आपके पास आ रही है 16 मिलीमोल, ठीक है। ये आ रहा है 0 और 0, ठीक है। तो ये आपके पास 10 है, ये 16 है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है
तो 16 सॉरी ये LR है, ये कम है, ये लिमिटिंग है, तो ये 10 से हो जाएगा 0, और ये 10 से 0 होगा तो अपने साथ इसके भी 10 मिलीमोल लेके जाएगा, 6 मिलीमोल बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके 6 मिलीमोल बच गए, अच्छी बात है। इसके 0 से 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये 10 जाएगा तो बदले में NaCO3 के 10 मिलीमोल देगा, और NaCl तो वैसे ही फालतू है, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, क्या अब नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि HCl बच रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो NaCO3 से भी रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, NaCO3 प्लस HCl, इस स्टेप में क्या बनना चाहिए? इस स्टेप में H2CO3। ठीक है, अब ये होना चाहिए, कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट होना चाहिए था, बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3 बनना चाहिए प्लस NaCl बनना चाहिए। ठीक है, अब बताओ इसके मिलीमोल कितने हैं? जब पहले स्टेप के बाद ये कितना बच रहा है? 10। पहले स्टेप के बाद HCl कितना है? 6। ये कितना है? 0। ठीक है, तो ये 6 से कितना हो जाएगा? ये 6 से 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये LR है। ठीक है, तो ये 6 से 0 हो जाएगा। ये 10 से कितना हो जाएगा? 10 से ये हो जाएगा 4, और ये 0 से 6। ठीक है, तो क्या यहाँ कोई बफर बना है आपके सामने? तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि बफर बना है। ठीक है, किस चीज का बफर बना है आपके पास? बहुत साफ साफ दिख रहा है कि NaHCO3, ठीक है, प्लस H2CO3, ये वाला बफर यहाँ पर बना है। ठीक है, अब बताओ इसकी pH का फॉर्मूला क्या होगा? बफर में मुझे इसके मिलीमोल भी पता है, इसके मिलीमोल भी पता है, तो pH बराबर pK। ठीक है, अब बात आती है कि कौन से वाला K है, pK कौन सा यूज करें? ठीक है, इस क्वेश्चन का pK कौन सा यूज करें? pK1 भी दिया है, pK2 भी दिया है, कौन सा यूज करें? तो आप देख रहे हो ना कि सेकेंड स्टेप में जाके बफर बना है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में बफर बना है, तो pH बराबर क्या लिखोगे? pK2, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ, ठीक है, सॉल्ट कौन होगा और एसिड कौन होगा यहाँ पे? ठीक है, चलो मैं ज्यादा करवाऊं फिर वैल्यू के बारे में आपको नलायक उलायक लिखवाऊं। ठीक है, मैं यही समझा देना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, वरना मेरा मूड था कि पहले मैं इसको लिखवाता, नलायक लिखवाता, क्रॉस करवाता, नलायक लिखवाता, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, लेकिन जगह नहीं थी तो मैं यही बता दे रहा हूँ। pK2 यूज अगर आपने किया है तो आपने एक बहुत बड़ी बेवकूफी करी है। ठीक है, अगर आपने pK2 यूज किया है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपने एक सीधे सीधे बहुत बड़ी बेवकूफी इस क्वेश्चन में कर डाली है। ठीक है, क्या गलती हुई है और क्या क्यों नहीं होनी चाहिए थी, मतलब क्या गड़बड़ है? ठीक है भाई, ये रिएक्शन के स्टेप डिसाइड नहीं करते। ठीक है, ये रिएक्शन का स्टेप डिसाइड नहीं करता कि सेकंड स्टेप पे बना है इसलिए pK2 यूज करो। ठीक है, ये चीज डिसाइड करती है कि कौन से वाला H+ का डिफरेंस लेते हुए वो बफर है। देखो H2CO3 और SCO3- बफर किसके बीच का है? H2CO3 के और SCO3- के बीच का बफर है, जहां पे H2CO3 एसिड है और SCO3- उसका कंजुगेट एनायन है। और मैंने कहा था कि जब पहला स्टेप का मतलब ये वाला पहला स्टेप रिएक्शन, तो ये आप सोल्ट से एसिड को करा रहे हो तो ये सेकंड स्टेप में बना। अगर आप लोग H2CO3 को NaH से करवा रहे होते तो यही सारी यही चीजें आपको पहले स्टेप में मिल जाती। ठीक है, अगर NaH कम ले लिया होता तो यही सारी चीजें हमें पहले स्टेप पे मिल जाती। तो इस रिएक्शन का फर्स्ट सेकंड स्टेप नहीं बताएगा यार। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि H2CO3 और SCO3- पहला H का डिफरेंस है, तो पहला H का डिफरेंस है तो pK1 यूज होगी। ठीक है, अगर ये यहाँ पे बन गया होता बफर Na2CO3 और NaSCO3 में, तो यहाँ पे ये एसिड होता और ये वहां पे एक सोल्ट होता, जिसमें किस H का डिफरेंस है? दूसरे H का। इसके हिसाब से देखो ना, यहाँ H2CO3 SCO3- का बना है तो K1 यूज होगा। SCO3- और कार्बोनेट का यानी इस रिएक्शन के पहले स्टेप में बना होता, तो ये इस एसिड के हिसाब से ये सेकेंड स्टेप का बफर होता, ये वाला बफर होता, और इस बफर के हिसाब से pK2 यूज होता, और इस बफर के हिसाब से pK1 यूज होता। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पक्का यहाँ पे pK2 यूज किया होगा, ये सोचते हुए कि इस रिएक्शन के अंदर यहां जो है, यहां सेकंड स्टेप में बफर बना है। सेकंड स्टेप यार इस रिएक्शन का है। ठीक है, हम फाइनली सॉल्यूशन में किस वजह से आया, क्या आया, वो अलग बात है। रिएक्शन खत्म हो गई, सब खत्म है। अब तुम बताओ कि NaSCO3 और H2CO3 का बफर है, इसके हिसाब से सोचो ना कि हमें कौन सा K यूज करना चाहिए। ये वाली चीज के बीच का बफर है, K1 यूज होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये गलती मत करना, करी होगी, पक्का करी होगी, क्लास में तो अक्सर होती है, मैं कॉपी चेक करता हूं, मैंने देखा है। pK1 होगा प्लस लॉग ऑफ सोल्ट होगा। सोल्ट कौन है यहाँ पे? NaSCO3 सोल्ट है। ठीक है, NaSCO3 सोल्ट है जो कितना है? 6 है।
ठीक है, ये 6 होगा। और ये एसिड कितना है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, NaCO3 सॉल्ट है जो 4 है, ठीक है, 4 यूज होगा। H2CO3 एसिड है जो 6 होगा, ठीक है। pK1 कितना है क्वेश्चन में, pK1 6.34 मैंने दिया है। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि यही तो वो बफर है जो मतलब ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है, यही है वो बफर NaCO3 और H2CO3, ठीक है। तो 6.34, ठीक है। अगर यहाँ pK2 ले लिए होते तो ये 10.3 और फिर उसके आसपास पहुंच जाता, और ब्लड की पीएच कितनी होती है, उतनी ना होती, 10 के आसपास ना होती है। तो 6.34 प्लस log 4/2 को आप log 2/3 लिख सकते हैं, और इसके बेसिस पे इसका जवाब log 2 माइनस log 3, ठीक है। कुछ देख लो कैसा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू होगी 0.30, ये माइनस में 0.48, ठीक है। तो माइनस 0.18 बच रहा है, 0.18, इतनी वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये आपके पास कुछ आ रहा है 6.16, ठीक है। पीएच जो आ रही है फाइनली वो 6.16 आ रही है, ठीक है। आप अपनी तरफ से इसको सॉल्व कर लेना। बाकी मैंने बता दिया कि क्या गड़बड़ होती है। दोबारा बोलूंगा, इंडिकेटर्स के बारे में अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे को बोलिएगा, मैं अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी वैसा रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है। अगर पढ़ना है तो सीरियसली इन लेक्चर्स को भी अच्छे से, बफर वाले पार्ट को भी पहले अच्छे से फॉलो करना है आपको। हेलो स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जब मैं हाइड्रोलिसिस बफर और ये नॉर्मल एसिड बेस पार्ट जब खत्म कर लेता हूं, तो उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन मैं अमूमन क्लास में करवाता ही हूँ। हालांकि इसके साथ क्लास में टाइम होता है तो मैं थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अभी थ्रोली सही से फॉलो किया है और आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में होने लायक क्वेश्चन, और आप एनालाइज कर पाओगे कि किस सिचुएशन में क्या होना चाहिए था, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि ये जवाब दें। ये बिल्कुल जेई मेन और नीट लेवल के हैं, एडवांस लेवल जैसा इसमें कुछ नहीं है कि कोई बोले टफ है। टफ तो कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपके लिए एक बार पढ़ दे रहा हूँ, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ है कि पहले मेरे पास डायरेक्टली एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 100 ml 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट है, डायरेक्टली एक सॉल्ट है, 100 ml 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका K आपको 10⁻⁵ दिया हुआ है, सॉरी K ऑफ एसिटिक एसिड आपको 10⁻⁵ दिया हुआ है। बाकी ये सॉल्यूशन है 100 ml 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब मेरे ये 8 क्वेश्चन है और इन 8 क्वेश्चन को अच्छे से सुन लो। पहला क्वेश्चन है फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो आप डायरेक्टली इसकी पीएच निकालो, ठीक है। आपको यही समझना है, इतने सारी डाटा मैंने क्यों दी है, ये भी प्रैक्टिस करवाई है आप लोगों को। ये न्यूमेरिकल नहीं है मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से आपको इस क्वेश्चन, इस चैप्टर की फाइनल एक ब्रशिंग है, ठीक है, जो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता था, कैसे वो बिहेव करेगा, और कैसे उस फाइनल सॉल्यूशन को हमें पीएच निकालने या बाकी वैल्यू के लिए ट्रीट करना है। तो फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पहले तो इसका पीएच निकालना है। फिर है फाइंड पीएच आफ्टर एडिंग 20 ml 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन इन इट। इसी सॉल्यूशन में 20 ml 0.2 मोलर HCl मिला दिया, तब पीएच बताओ। फिर है 80 ml 0.2 मोलर HCl इसी सॉल्यूशन में मिला दिया, तो पीएच बताओ। तो ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपसे कि क्या होने जा रहा है, सॉल्यूशन में कैसा बदलाव आ रहा है। फिर आपके पास है 100 ml 0.2 मोलर HCl, 100 ml 0.2 मोलर HCl इसमें मिला दिया, ठीक है, तो मुझे इसकी पीएच बताओ। फिर है 100 ml 0.4 मोलर HCl, इसको मैंने सेम सॉल्यूशन में मिला दिया, तब इसकी पीएच बताओ, ठीक है। ये HCl मिला के क्यों पूछ रहा हूं, ये कोई न्यूमेरिकल पर्पज नहीं है, ईमानदारी से क्वेश्चन करो, रिजल्ट आए उस जवाब को बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। मुझे देखना है कितने बच्चों ने इस चैप्टर को मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से लिया है, सीखा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, 6 नंबर पार्ट में मैंने बोला है कि फाइंड द पीएच आफ्टर एडिंग 100 ml 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन इन इट। इस बार मैं 100 ml 0.2 मोलर NaOH मिलाने की बात कर रहा हूं इस सॉल्यूशन में, ठीक है, 6 नंबर पार्ट में। 7 नंबर में है भाई कि जो ये 4 और 5 नंबर पार्ट था, इस 4 और 5 में आपने केवल पीएच निकाली है, तो उस पार्ट में 4 और 5 नंबर पार्ट में पीएच के साथ साथ आप लोग जो है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन।
तो फोर्थ पार्ट को एक टाइप से और समझ लो कि पीएच के साथ साथ आपको एसीटेटाइन की कंसेंट्रेशन निकालनी है। फिफ्थ में भी आपको पीएच के साथ साथ एसीटेटाइन की कंसेंट्रेशन निकालनी है। और सिक्स्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सिक्स्थ पार्ट। तो ये जो छठा पार्ट है जिसमें आप लोगों ने 100 ml 0.2 मोलर NaOH मिलाया था, उसमें पीएच के साथ साथ आपको एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन, ये इस चैप्टर का ओवरऑल सारे पार्ट इसमें इंक्लूड हो गए हैं। जो जो चीजें इसमें हमने पढ़ाई है वो सारी चीजें इसमें आई हुई है। क्वेश्चन को सही से करके दिखाओ, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद मैंने बोला था अगर आप लोगों को इंडिकेटर पढ़ना है तो आप बताइए, तो मैं इंडिकेटर की कंसेप्ट को 1-1.5 क्लास में पूरा डिटेल में बताऊंगा। हाँ, सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी पार्ट को नीट के बच्चे, आईआईटी के बच्चे बहुत अच्छे से करें, क्योंकि वो है तो 1-1.5 क्लास का ही। ठीक है, और इस पार्ट से अच्छा खासा डिफरेंट है और आसान है। ठीक है, और जितना क्वेश्चन इसमें आने का चांस होता है, सेम 50% चांस केवल उस छोटे से पार्ट सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आने के लिए होता है। ठीक है, तो उस चीज को तो बहुत अच्छे से करना है बच्चों को, और मैं उम्मीद करता हूं करेंगे भी। ठीक है, आज के लिए बाय।